एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम रिएजेंट और रिएक्टेंट्स को देकर डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा या फिर हमारे पास इलिमिनेशन होगी यानी E2 और E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी या इलिमिनेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। ये जो टेबल आपको मैं बताऊंगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कब हमारे पास SN2 होगा और कब SN1 होगा फॉलो और कब E2 और E1 फॉलो होगा। उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से रिएजेंट्स हैं जो जस्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं, कौन से एज ए बेस और एज ए न्यूक्लियोफाइल बोथ एक्ट करते हैं, और कौन से ऐसे रिएजेंट्स हैं जो जस्ट बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। तो हम उनको पहले वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हमारे पास कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो जस्ट हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं, जो कि हमारे पास बेस के तौर पे एक्ट नहीं करते। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होता है, ऐसा रिएजेंट जो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है, ठीक है, और हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का क्या काम होता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो आपकी बेस होती है ना, बेस हमारे पास क्या करती है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करती है, ये प्रोटॉन लेती है, ठीक है। तो हमारे पास बेस का काम होता है कि वो हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ठीक है, प्रोटॉन पे अटैक करता है। लेकिन आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। तो हम रिएजेंट्स को हमने डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन के थ्रू हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो उनके अंदर कौन से रिएजेंट्स आते हैं, जिससे हमारे पास हेलोजेंस आ गए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारे पास ऐसे रिएजेंट्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये जस्ट हमारे पास किसके तौर पे एक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इसकी एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपका जो साइनाइड है, अजाइडाइन है, RS नेगेटिव, R3P यानी फोस्फाइन वाला हो गया, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा आपका कार्बोक्सिलेट आइन हो गया, और ये फिनोक्साइड है। ये हमारे पास ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जो हमारे पास जो है वो बहुत ही लीस्ट बेसिक है, ठीक है, इसलिए हमारे पास ये बेस के तौर पे एक्ट नहीं करते, ये एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। इसी तरह हमारे पास कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका मिथोक्साइड आता है, हाइड्रोक्सल, इथोक्साइड और प्रोपोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे रिएजेंट्स हैं जो बोथ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करते हैं और बेस के तौर पे भी एक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे हमारे पास रिएजेंट्स होते हैं जो जस्ट बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। वो इतने ज़्यादा बल्कि होते हैं कि हमारे पास वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक नहीं करते, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, ये टर्शीब्यूटोक्साइड आई, ठीक है। इसके अलावा DBN और DBLI, ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा बल्कि जो है वो हमारे पास बेसिस होती हैं। और ये हमारे पास जो DBN होता है ना, ये हमारे पास एक बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है जो अमीडीन बेस होती है, ठीक है, और ये काफ़ी बल्कि होती है। इस वजह से हमारे पास ये जस्ट बेस के तौर पे एक्ट करती है, ठीक है। और इसके जो हम PK वैल्यू से हम डिसाइड करते हैं कि ये कितना ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ अदर रिएजेंट्स हैं जो पुअर न्यूक्लियोफाइल भी हैं और पुअर बेसिस भी हैं। उसके अंदर हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड्स आ जाते हैं, जैसे आपका अल्कोहल, वाटर या अदर न्यूट्रल एसिड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो पुअर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं और पुअर बेसिस के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं। अब आपने ये वाले जो सारे मैंने आपको रिएजेंट्स बताए ये आपने नोट कर लेने हैं, क्योंकि अगला जो आपको ट्रिक वाला मैं टेबल बताने जा रही हूँ उसके अंदर ये सारे यूज़ हों, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि लिविंग ग्रुप की पोजीशन क्या होगी और उस केसेस में कौन कौन से हम रिएजेंट्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। अब यहाँ पे जो NO लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल ओनली, यानी हमारे पास यहाँ पे किन की बात हो रही है, इनकी, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, अजाइड, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो थायोएस्टर का जो हमारे पास बनता है न्यूक्लियोफाइल, उनकी बात हो रही है, ठीक है। जहाँ पे NB लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करते हैं और हमारे पास बेस के तौर पे भी एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास वो वाले रिएजेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस तरह हमारे पास ये वाले हैं, CH3O नेगेटिव, OH नेगेटिव, इथाइल O नेगेटिव, यानी हमारे पास इथोक्साइड, मिथोक्साइड, हाइड्रोक्सल और प्रोपोक्साइड वाले जो हमारे पास आइन हैं, जो रिएजेंट्स हैं, वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करते हैं और बेस के तौर पे भी एक्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो जस्ट बेस के तौर पे एक्ट करते हैं, बेस ओनली। उसके अंदर हमारे पास ये वाले आ जाते हैं, टर्शीब्यूटोक्साइड, DBN और DBLI, ठीक है। क्योंकि ये बल्कि होते हैं इसलिए हमारे पास ये प्रोटॉन इजीली जो है वो ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये इतने ज़्यादा वो नहीं होते, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होते कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कर सके, ठीक है। तो हमारे पास इनकी PK वैल्यू जो है वो
उससे हमें पता चलता है कि हमारे इनकी pK वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा बेसिक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ होते हैं पुअर न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, पुअर बेसिस भी होती है, ठीक है। उनको मैंने PNB से इंडिकेट किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास अल्कोहल, वाटर और अदर हमारे पास जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने इस टेबल को समझना है कि ये असल में है क्या। अगर आपका लिविंग ग्रुप प्राइमरी पोजीशन पे लगा हुआ है, यानी जैसे मैं यहाँ पे ये शो कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है, इसमें आपका जो लिविंग ग्रुप है वो क्या है, क्लोरीन है। और क्लोरीन हमारे पास जिस पोजीशन पे लगा हुआ है वो कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, यानी हमारे पास ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो अगर आपका लिविंग ग्रुप प्राइमरी पोजीशन पे है और आपका जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो जस्ट न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ओनली है, यानी हमारे पास ये वाले रिएजेंट्स में से, ठीक है, तो हमारे पास ऑलवेज क्या होगा, SN2, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास जस्ट न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व हो तो हमारे पास क्या होगा, अगर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो वहाँ पे क्या फॉलो होगा, SN2। वैसे भी हमने SN1 वर्सेस SN2 वाली जो रिएक्शन की वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 फॉलो करता है, और ये कब होगा, जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ओनली। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएजेंट है जो न्यूक्लियोफाइल भी और बेस भी है, उस केस में भी हमारे पास क्या होगा, SN2 फॉलो होगा। यानी अगर आपके पास इन रिएजेंट्स में से कोई यूज हो रहा है, चाहे वो हाइड्रोक्सल है, ठीक है, हाइड्रोक्सल ऑल्दो बेस भी है, CH3O नेगेटिव बेस भी है, लेकिन अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो उस केस में हमेशा क्या फॉलो होगा, SN2 फॉलो होगा। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ आप एक ऐसा रिएजेंट यूज कर रहे हो जो कि हमारे पास क्या है, सिर्फ बेस है, जैसे कि हमारे पास टर्शी ब्यूटॉक्साइड हो गया, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास DBN या DBLI हो गया, उस केस में आपकी जो मेजर प्रोडक्ट है वो E2 की बनेगी। किसकी बनेगी, E2 की, यानी हमारे पास इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इलिमिनेशन बाय मोलेकुलर रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हमारे पास E2 जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा किस केस में, अगर हमारे पास बेस ओनली यूज हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये हमारे पास क्या करता है, क्योंकि ये अच्छी बेस है तो ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। E1 मैकेनिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि वीक बेसिस भी काम कर लेती है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएजेंट यूज हो रहा है जो कि पुअर न्यूक्लियोफाइल है और हमारे पास पुअर बेस है, ठीक है, तो उसके केस में हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो पुअर बेसिस है, ठीक है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देती, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो, अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें तो आपका जो हेलोजन है वो आपके पास लिविंग ग्रुप, मतलब वो लिविंग ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहा है ना, वो हमारे पास सेकेंडरी पोजीशन पे, यानी अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की, कुछ यूँ हमारे पास अल्काइल हैलाइड हो, ठीक है, उसके अंदर अगर हमारे पास ऐसे रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं वो जस्ट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, जैसे हमारे पास ये वाले थे, ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ETC, उस केस में हमेशा क्या फॉलो होगा, SN2। न्यूक्लियोफाइल ओनली के केस में क्या फॉलो होगा, SN2। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा रिएजेंट यूज हो रहा है जो कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, तो आपका E2 भी फॉलो होगा और SN2 भी फॉलो होगा, ठीक है। तो हमारे पास जब आपकी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो उसके केस में अगर न्यूक्लियोफाइल और बेस बोथ के तौर पे हमारा रिएजेंट यूज हो सकता है, जैसे कि ये है, तो हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट बनेगी, E2B और SN2B। अब यहाँ से मेजर कौन सा होगा, E2 आपका मेजर होगा, ठीक है। हमारे पास जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका इलिमिनेशन जो है वो हायर रेट पे हो जाती है, ठीक है, तो एज रिजल्ट आपका E2 जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ या हमारे पास कोई ऐसा सबस्ट्रेट है जिसमें आपका लिविंग ग्रुप सेकेंडरी पोजीशन पे लगा हुआ है, तो अगर आपकी बेस ओनली रिएजेंट यूज हो रहा है जो कि ये है, तो उस केस में हमेशा इलिमिनेशन ही होगी, ठीक है, E2 मैकेनिज्म ही फॉलो होगा। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा रिएजेंट यूज हो रहा है जो कि हमारे पास क्या है, पुअर न्यूक्लियोफाइल या पुअर बेस है, ठीक है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो उस केस में हमारे पास या फिर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा या फिर E1। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मेजर SN1 के थ्रू बनेगा या E1 के थ्रू बनेगा, इसमें हमारे पास मेजर फैक्टर आ जाता है हीट का। अगर हीट ज़्यादा दे रहे हो तो आपका E1 फॉलो होगा, अगर हीट कम दे रहे हो तो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो हमेशा क्या होगा, SN1 मेजर प्रोडक्ट देगा। तो हमने देखा कि किस तरह हम प्राइमरी या सेकेंडरी पोजीशन पे अगर आपके लिविंग ग्रुप अटैच हो तो हम किस तरह देखते ही बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। अगर आप टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स यूज कर रहे हो, यानी हमारे पास जो है वो टर्शियल पोजीशन पे आपका लिविंग ग्रुप अटैच है, यानी आपका जो लिविंग ग्रुप है वो एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, यानी 3 R ग्रुप्स के साथ अटैच है, तो ऐसा
अल्काइल हैलाइड जिसके अंदर टर्शियरी पोजीशन पे आपका लिविंग ग्रुप अटैच है और उसके अंदर आप जो रिएजेंट्स यूज कर रहे हो उनमें से न्यूक्लियोफाइल ओनली रिएजेंट्स है, यानी ऐसे रिएजेंट्स है जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं। तो उसके अंदर SN2 रिएक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर SN1 रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वहां पे आपका SN1 रिएक्शन हो सकता है, लेकिन आपका SN2, E2 या E1 रिएक्शन यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? SN1। अगर आप बेस और न्यूक्लियोफाइल ऐसा रिएजेंट यूज करें जो बोथ बेस और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे आपका मेजर आपका क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, ठीक है। क्या फॉलो होगा? E2, ठीक है। SN2 तो होता ही नहीं है ना टर्शियरी के केस में, ये मैंने आपको SN2 रिएक्शंस के अंदर भी बताया था, ठीक है। और हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों होंगे तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो किसकी होगी? E2 की होगी, ठीक है। और SN1 जो है वो आपका बहुत ही कम जो है वो बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप बेस ओनली यूज कर रहे हो तो हमारे पास क्या एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट आएगी? आपके पास E2, ठीक है। क्योंकि बेस ओनली यूज हो रही है, जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हो गया, DBLI हो गया, DBN हो गया, तो उस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। अगर आपके टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के साथ आप पुअर न्यूक्लियोफाइल या पुअर बेसिस यूज करो तो उस केस में आपका SN1 भी फॉलो हो सकता है, E1 भी फॉलो हो सकता है। अब SN1 क्यों फॉलो हो रहा है? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि SN1 के अंदर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करता कि आपके न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो पुअर न्यूक्लियोफाइल है वो भी इसके साथ रिएक्शन दे देता है, तो इसलिए हमारे पास ये SN1 फॉलो करता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो पुअर न्यूक्लियोफाइल या पुअर बेस के साथ जो कि आपका सोलवेंट होता है मोस्टली, वो हमारे पास E1 मैकेनिज्म फॉलो कर देता है। टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाओगे E1 की परसेंटेज, एलिमिनेशन के थ्रू बनने वाली प्रोडक्ट की परसेंटेज उतनी इंक्रीज करती जाएगी। अब हम ना कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं इस टेबल की, ठीक है। ये जो मैंने आपको टेबल शो किया हुआ है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, जिसके मैंने आपको बताया कि लिविंग ग्रुप कहाँ पे लगा हो तो आपका कौन से रिएक्शन जो है वो फॉलो होंगे। ये आपने याद रखना है कि SN1 और E1 में से अगर हम कंपैरिजन करें तो हीट से ज्यादा होगी तो E1, अदरवाइज SN1। अब हमने जो एक्सेप्शंस है वो देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एलिलिक और बेंजीलिक सिस्टम आ जाता है, जिसमें आपका एलिलिक पोजीशन पे आपका X ग्रुप यानी लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, या फिर हमारे पास ये आपका बेंजीन जो है, ठीक है, बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आपकी बेंजीलिक जो कार्बन है उसके साथ आपका कोई भी लिविंग ग्रुप अटैच है। अब इस केस में आपके कौन से मैकेनिज्म फॉलो होंगे? या फिर SN1 भी हो सकता है और SN2 भी। अब यहाँ पे जो चीज डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है आपके सोलवेंट के ऊपर, ठीक है। सोलवेंट आपका कैसा है या आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस तरह का, उसकी बेसिस पे आपका SN1 भी फॉलो हो सकता है, SN2 भी। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि प्राइमरी या तो SN1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस केस में जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा ना, जैसे आपका फर्स्ट केस में अगर मैं कार्बोकेटाइन शो करूं तो कुछ ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये हाईली स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमिना पॉसिबल है, ठीक है। ये इस तरह ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या फॉलो कर सकते हैं? SN1 फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो इसके अंदर पोलर एप्रोटिक सोलवेंट की बजाय पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज करें तो तब हमारे पास SN1 फॉलो होगा। अगर एप्रोटिक के केस में SN2 फॉलो होगा। अगर आप पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज करें तो तब आपके पास SN1 फॉलो होगा, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। और हमारे पास यहाँ पे E1 और E2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास आपके ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है और बीटा कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास कहाँ से ये एलिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास क्या चांस रह जाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो दोनों ही पॉसिबल है, SN1 भी हो सकता है SN2। ये जो हमारे पास दो मैंने कंपाउंड्स जो किए हुए हैं सेकेंडरी से, पहले में आपके बेंजीलिक पहले वाले में एलिलिक पोजीशन पे आपका लिविंग ग्रुप अटैच है, दूसरे वाले में आपके बेंजीलिक पोजीशन पे लिविंग ग्रुप अटैच, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास E1 मैकेनिज्म भी फॉलो हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, और E2 मैकेनिज्म भी फॉलो हो सकते हैं। अब यहाँ पे एलिमिनेशन क्यों हो रही है? क्योंकि ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ठीक है, या जहां से लिविंग ग्रुप अटैच है, ये आपकी बीटा। अब यहाँ से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकते हैं, तो जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो अल्कीन की सिंथेसिस हो जाएगी, तो इस वजह से हमारे पास एलिमिनेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। एलिमिनेशन इज मोर फेवरेबल क्योंकि हमारे पास जो बाद में सिस्टम बनेगा, जैसे यहाँ पे आपके पास ये सिस्टम बनेगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, डाईन है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इसी तरह यहाँ पे जो बनेगी प्रोडक्ट, उसके अंदर अगर हम अल्कीन की सिंथेसिस करवाएं तो ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। तो हमारे पास इसके बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो E1 या E2 मैकेनिज्म दोनों फॉलो हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन बेस स्ट्रेंथ और सोलवेंट।
अगर आपके पास टर्शियल काइल हैलाइड है तो यहाँ पे भी आपका E1 मैकेनिज्म भी फॉलो हो सकता है, ठीक है, और E2 मैकेनिज्म भी फॉलो हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और इसकी भी वही रीजन है जो कि इसकी मैंने बताई थी। तो ये हमारे पास 3 एक्सेप्शन थी इस वाले रूल के अलावा। यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये वाले रूल्स फॉलो नहीं होते, ठीक है। हमारे पास अगर प्राइमरी या लिलिक या बेंजीलिक सिस्टम है तो SN1 या SN2, सेकेंडरी के केस में E1 E2, टर्शियरी के केस में भी E1 या E2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई है जिससे आप जब वो ऊपर वाला जो टेबल है उसके प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और इसके साथ आपको क्या दिया हुआ, मिथोक्साइड। अब आपका जो मिथोक्साइड है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, अगर आप टेबल में से चेक करो तो आपको पता चलेगा ये बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। और हमारे पास ये कौन सा लिविंग पोजीशन, किस पोजीशन पे अटैच है, प्राइमरी पे, क्योंकि ये प्राइमरी पोजीशन पे अटैच है, ठीक है, प्राइमरी पोजीशन पे अटैच है। तो इसलिए हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल और बेस बोथ ऐसा रिएजेंट जो बोथ के तौर पे एक्ट कर सकता है वो यूज हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो किसकी बनेगी, SN2 के थ्रू बनेगी। तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप अगली एग्जांपल देख लो, इसके अंदर आपकी बेस ओनली यूज हो रही है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। जब ये यूज हो रही है तो आपका किसके थ्रू आपकी मेजर प्रोडक्ट बनेगी, अगर आप मेजर प्रोडक्ट की तो E2 के थ्रू बनेगी, यानी हमारे पास जो इलिमिनेशन है उसके थ्रू आपकी मेजर प्रोडक्ट बनेगी। और आपकी जो सब्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि आपका ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड वाला जो यूनिट है वो अटैच हो गया बाय सब्स्टिट्यूशन, ये आपकी माइनर प्रोडक्ट बनेगी। तो E2 के थ्रू आपकी मेजर प्रोडक्ट बनेगी। थर्ड वाला अगर आप रिएक्शन देखो, इसके अंदर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज हो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के केस में तो आपके पास क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन होगी या एलिमिनेशन, आपके पास क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉलो होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको डैशबोर्ड से शो कर दिया क्योंकि SN2 के अंदर हमारे पास क्या होती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसी तरह मैंने 2 और एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले वाले के केस में आपके पास हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिल हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोक्सिल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, ये रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी E2 के थ्रू, ठीक है। नीचे वाला अगर आप रिएक्शन देखो तो इसके अंदर हमने सिर्फ मेथनॉल यूज किया हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है, पुअर न्यूक्लियोफाइल और पुअर बेस है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करता है और पुअर बेस के तौर पे भी एक्ट करता है। तो हमारे पास ये जो रिएजेंट है, ये जो सोलवेंट है, इसकी प्रेजेंस में आपको जो मेजर है वो SN1 बनेगी के थ्रू होगी प्रोडक्ट। अब ये SN1 के थ्रू क्यों हुई, इसकी रीजन ये है, SN1 के थ्रू मेजर प्रोडक्ट इसलिए हमने बनाई क्योंकि यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इलिमिनेशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन के थ्रू मेजर प्रोडक्ट बनेगी, तो SN1 के थ्रू मेजर प्रोडक्ट बनेगी, यानी आपकी ये वाली प्रोडक्ट बनेगी यहाँ पे, इसमें आपका Br रिप्लेस हो जाएगा OCH3 से, ठीक है। लेकिन इस केस में आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगी बाय E2 मैकेनिज्म और यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म के थ्रू ये वाली मेजर प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।